23 जनवरी 1959 सोवियत यूनियन के उरल माउंटेन्स में 10 तजुर्बा कर हाइकर्स एक मुश्किल एक्सपीडिशन के लिए रवाना हुआ। इनका मकसद था बर्फ से ढाकी हुई पहाड़ियों को पार करना। इस ग्रुप की क़ियादत कर रहे थे आइगर द्यातलोव। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सफर तारीख की सबसे मशहूर मिस्ट्रीज में से एक बन जाएगा। रवानगी के चंद दिन बाद ग्रुप के एक रुकान की तबीयत खराब हो गई। इसी वजह से वो वापस लौट गया। ये फैसला उसकी जान बचा गया, क्योंकि आगे जाने वेल 9 अफराद कभी जिंदा वापस ना आ सके। अगले चंद हफ्तों में जो कुछ उरल माउंटेन्स की बर्फ में मिला उसने इन्वेस्टिगेटर्स को भी हैरान कर दिया। एक टेंट जो अंदर से कटा गया था, बर्फ में दूर दूर तक फैले दमों के निशान, और 9 तजुर्बा कर हाइकर्स जो अजीब हालात में अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, 1 फरवरी 1959 की रात आखिर ऐसा क्या हुआ था? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इस कहानी को शुरू से समझना होगा। इस एक्सपीडिशन की शुरुआत सोवियत यूनियन के शहर स्वर्डलव्स्क से हुई और इस ग्रुप में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स शामिल थे। सबसे छोटी उम्र 21 साल के करीब थी और सबका मकसद था उरल माउंटेन्स के नॉर्थ का एक मुश्किल रास्ता कंप्लीट करना। जनवरी 1959 में ये ग्रुप ट्रेन के जरिए अपने सफर पर रवाना हुआ। ठंडे मौसम और बर्फानी हालात के बावजूद उनका इरादा मजबूत था। रास्ते में अनहोन ने छोटी छोटी विलेजेस और फॉरेस्ट एरियाज क्रॉस किए और धीरे धीरे वो उन इलाकों की तरफ बढ़ने लगे जहां इंसानी आबादी बहुत कम थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए टेम्परेचर और ज्यादा गिरता गया और बर्फ की गहराई सफर को और भी मुश्किल बनती गई। लेकिन ग्रुप ने अपना सफर जारी रखा और फिर वो उस पॉइंट तक पहुंच गए जहां से आगे का सफर सिर्फ बर्फानी पहाड़ों के दरमियान था। यहां से अनहोन ने अपना आखिरी कैंप लगाया और यही वो जगह थी जहां से उनकी कहानी का अगला और सबसे मिस्टीरियस हिस्सा शुरू होता है। 31 जनवरी 1959 को ग्रुप उरल माउंटेन्स के एक दूर दराज इलाके तक पहुंच चुका था। इस मकम पर अनहोन ने अपना कुछ सामान एक जगह महफूज रखा ताकि वापसी पर उन्हें ज्यादा बोझ न उठाना पड़े। अगले दिन यानी 1 फरवरी 1959 को ग्रुप ने अपना सफर दोबारा शुरू किया। उस रोज मौसम खराब होता जा रहा था। तेज हवाएं और बर्फ सफर को मुश्किल बना रही थीं। कुछ देर बाद ग्रुप अपने मुकर्ररा रास्ते से हट गया और वो खोलत स्याखल नाम के पहाड़ी इलाके की ढलन पर पहुंच गए। इस नाम का मतलब था डेड माउंटेन। शाम होने लगी थी और मौसम की वजह से आगे सफर करना मुश्किल नजर आ रहा था। इसीलिए ग्रुप ने फैसला किया कि वो वही रात गुजारेगा। 1 फरवरी 1959 की शाम अनहोन ने बर्फीली ढलन पर अपना टेंट लगा लिया। ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। उस रात टेंट के अंदर क्या हुआ, किस चीज ने 9 तजुर्बा कर हाइकर्स को अपनी पनाह छोड़ने पर मजबूर कर दिया, इस सवाल का जवाब आज तक मुकम्मल तौर पर नहीं मिल सका। लेकिन जब रेस्क्यू टीम्स कुछ हफ्तों बाद यहाँ पहुंची तो उन्हें ऐसे निशानत मिले जिनसे ये मिस्ट्री और गहरी होती चली गई। ग्रुप को 12 फरवरी 1959 तक वापस पहुंचना था, लेकिन जब वो मुकर्ररा वक्त पर वापस न आए तो पहले उनके घर वालों को तशवीश हुई। चंद दिन इंतजार के बाद सोवियत अथॉरिटीज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। 26 फरवरी 1959 को रेस्क्यू टीम्स खोलत स्याखल के करीब उस मकम तक पहुंच गईं जहां हाइकर्स ने अपना आखिरी कैंप लगाया था। यहां उन्हें बर्फ में आधा दबा हुआ एक टेंट मिला, लेकिन सबसे हैरानकुन बात ये थी कि टेंट बाहर से नहीं अंदर से कटा गया था। ये देखकर रेस्क्यूअर्स को अंदाजा हुआ कि ग्रुप ने किसी हंगामी सूरती हाल में टेंट छोड़ने की कोशिश की होगी। टेंट के अंदर उनके कपड़े, जूते और ज्यादातर सामान मौजूद था। इसका मतलब था कि वो शेड सर्दी के बावजूद बहुत जल्दी में बाहर निकले थे। रेस्क्यू टीम्स ने बर्फ पर दमों के निशान भी देखे। ये निशान टेंट से दूर जंगल की तरफ जा रहे थे। कुछ अफराद के दमों के निशान से लगता था कि वो बिना मुकम्मल साड़ मौसमी लिबास के निकले थे। अब सवाल ये था
1 फरवरी 1959 की उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने 9 तजुर्बाकार हाइकर्स को मनफी दर्जा हरारत में अपना टेंट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम्स ने कदमों के निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीम्स जैब फुटप्रिंट्स के पीछे बढ़ते गए तो उन्हें पहाड़ी ढलन के नीचे कुछ पहले निशान मिलने लगे। कुछ मीटर्स के बाद ये निशान धीरे धीरे कमजोर होते गए और फिर गायब हो गए। बर्फ के नीचे सर्च जारी रहा और पहले 2 हाइकर्स की लाशें मिलीं। ये बॉडीज एक छोटी सी फॉरेस्ट लाइन के करीब पाई गई। इनके पास से कोई जख्म या एक्सटर्नल अटैक के वजह निशान नहीं मिले, लेकिन इनकी मौत की वजह एक्सट्रीम कोल्ड और हाइपोथर्मिया को समझा गया। कुछ दिन बाद मेस्ट लाशें बर्फ के नीचे और दूर के इलाके से मिलीं। इनमें से कुछ केसेस में इंजरीज बहुत सीरियस थीं, कुछ बोन्स बुरी तरह टूटी हुई थीं और एक बॉडी ऐसी भी थी जिसमें कुछ इंटरनल इंजरीज का जिक्र मिलता है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात ये थी, न किसी जगह पर किसी जैन के निशान थे, न किसी जानवर के हमले के क्लियर एविडेंस और न ही कोई ऐसा सबूत जो किसी सीधे एक्सटर्नल अटैक को कंफर्म करे। इस वजह से इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये केस और भी कॉम्प्लेक्स हो गया। 9 हाइकर्स की मौत का एक सीधा जवाब मिलना मुश्किल होता जा रहा था और हर नया डिस्कवरी इस मिस्ट्री को और गहरा कर देता था। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि वो टेंट से बाहर क्यों गए, बल्कि ये भी था कि वो इतनी दूर और अलग अलग हालात में कैसे पहुंच गए और उनके साथ आखिर हुआ क्या था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इस केस को गहराई से एनालाइज करना शुरू किया तो कई मुख्तलिफ थ्योरीज सामने आने लगी। सबसे पहली और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी ये थी कि ये एक एवलांच का वाकया हो सकता है, यानी बर्फ का अचानक नीचे की तरफ फिसलना जिसने हाइकर्स को पैनिक में अपना टेंट छोड़ने पर मजबूर किया। लेकिन कुछ बातों ने इस थ्योरी को पूरी तरह सिंपल नहीं रहने दिया, क्योंकि टेंट पूरी तरह तबाह नहीं हुआ था और कुछ सामान अंदर ही मौजूद था। दूसरी थ्योरी ये दी गई कि शायद मिलिट्री की कोई सीक्रेट एक्टिविटी या टेस्टिंग इस इलाके के करीब हुई हो। इस थ्योरी को कुछ अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज और रेडिएशन रिपोर्ट्स ने मेस्ट हवा दी, लेकिन इसके लिए भी कोई कंफर्म्ड ऑफिशियल एविडेंस सामने नहीं आया। कुछ लोगों ने एक्सट्रीम नेचुरल फोर्सेस का जिक्र किया, जैसे कि कैटाबैटिक विंड्स, यानी ऐसे तेज और ठंडे हवा के झोंके जो बर्फ पार प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। ये हवाएं इतनी ताकतवर हो सकती है कि इंसान अपनी जगह से हटने पर मजबूर हो जाए। लेकिन हर थ्योरी के साथ कुछ ना कुछ सवाल अब भी बेजवाब रहे और आज तक कोई भी एक्सप्लेनेशन 100% हर डिटेल को परफेक्टली मैच नहीं कर सका। इसीलिए द्यातलोव पास इंसिडेंट को आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री कहा जाता है, जहां साइंस ने कुछ हद तक वजह दी, लेकिन पूरी कहानी का राज अब भी बर्फ के नीचे छुपा हुआ है। मई 1959 तक सर्च टीम्स को तमाम 9 हाइकर्स की लाशें मिल चुकी थीं। सोवियत अथॉरिटीज ने तहकीकत के बाद ये नतीजा पेश किया कि इनकी मौत एक ऐसी कुव्वत की वजह से हुई जिसे वो उस वक्त समझ नहीं सके। ये वजह बहुत से सवालों का जवाब ना दे सकी और इसी वजह से द्यातलोव पास इंसिडेंट के गर्द अफवाहें और थ्योरीज बढ़ती चली गई। लेकिन वक्त के साथ साइंस ने इस वाकया को दोबारा समझने की कोशिश की। 2020 में रशियन अथॉरिटीज ने अपनी नई तहकीकत के बाद ये कहा कि सबसे ज्यादा इम्कान एक खास किस्म के एवलांच का है। 2021 में कुछ रिसर्चर्स ने कंप्यूटर सिमुलेशंस की मदद से भी ये दिखाने की कोशिश की कि बर्फ के फिसलने से ऐसी इंजरीज पैदा हो सकती थीं, लेकिन आज भी कुछ सवाल पूरी तरह हल नहीं हो सके, जैसे कि हाइकर्स ने टेंट इतनी जल्दी में क्यों छोड़ा, उनमें से कुछ लोग मुख्तलिफ जगहों पर क्यों मिले और कुछ इंजरीज इतनी शेड्ड कैसे थीं। शायद द्यातलोव पास की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये नहीं कि वहाँ क्या हुआ था, बल्कि ये है कि इंसान आज भी फिटरैट की ताकत को पूरी तरह समझ नहीं सका। 1 फरवरी 1959 की वो साढ़ रात उरल माउंटेन्स की बर्फ में दफन हो गई, लेकिन उस रात के सवाल आज भी जिंदा है। आपके ख्याल में द्यातलोव पास इंसिडेंट की सबसे काबिल यकीन वजह क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।
ऐसी मेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।